नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बिहार चुनाव की तैयारी को करेंगे। हालांकि चुनाव की तारीखों के ऐलान में अभी कुछ वक्त बाकी है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुट गई हैं। बिहार से बाहर रहने वाले लगभग 3 करोड़ प्रवासी बिहारी वोटर्स को इस चुनाव में अहम भूमिका उनकी हो सकती है, इस पर फोकस किया जा रहा है, जिस पर बीजेपी की नजर है। इन 3 करोड़ मतदाताओं को एनडीए के पाले में लाने के लिए क्या है बीजेपी की मास्टर प्लानिंग, रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बिहार चुनाव की तैयारी में जोर शोर के साथ जुटी बीजेपी की नजर लगभग 3 करोड़ प्रवासी बिहारियों पर है, जो विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। मंगलवार को एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के जरिए पटना में बीजेपी कार्यालय में एक बड़ी बैठक की गई और प्रवासी बिहारी वोटरों को जोड़ने के लिए कार्यकर्ताओं को टास्क सौंपे गए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक फैसला लिया है। देश के वंचितों को उनका बनता अधिकार मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में दुष्यंत गौतम के साथ प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी शामिल हुए। प्रदेश के प्रवक्ता और पार्टी पदाधिकारियों के साथ आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने पर चर्चा की गई। भारतीय जनता पार्टी देश भर में रह रहे प्रवासी बिहारियों से अपनी विरासत से जुड़ने का प्रयास कर रही है। अपनी जड़ों और विरासत से जुड़ने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। बिहार चुनाव में बीजेपी का पूरा फोकस बिहार से बाहर रह रहे 3 करोड़ प्रवासी बिहारी वोटरों को लुभाने पर है, बुलाने पर है। इसके लिए पार्टी ने बड़ी प्लानिंग की है। देश के अलग अलग राज्यों के 150 जिलों में प्रभारी को भेजकर प्रवासियों को बिहार लाने की तैयारी है। चुनाव में हमारी रणनीति बूथ स्तर तक कैसे पहुंचे और एक एक वोटर जो हमारे समर्थक हैं, वोटर हैं, और उसके बाद जो हमने काम किया है उस काम के बल पर हम जो है नए वोटर को अपने तरफ कैसे जोड़ें, तो इसके लिए पूरा एक रोड मैप तैयार किया गया। प्रभारियों को अलग अलग राज्यों में भेजकर सामान्य, कारोबारी और प्रभावशाली बिहारियों का डेटा भी तैयार किया जाएगा। इससे पहले बिहार दिवस और मकर संक्रांति की दही चूड़ा भोज में इसकी झलक दिख चुकी है। हालांकि ये तो चुनाव में ही नजर आएगा कि बीजेपी की ये रणनीति कितनी सफल साबित होती है। पटना संवाददाता रवि एस नारायण और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं चुनावी साल में जेडीयू अपनी तैयारी को और धारदार बना रहा है। पार्टी की जुबान माने जाने वाले प्रवक्ताओं की क्लास ली जा रही है और उन्हें ट्रेंड किया जा रहा है कि चुनावी रण में जुबानी तलवार कैसे चलानी है। शांति की धरती बोध गया, जहां अमन और अनुशासन की मिसाल दी जाती है। अब वही धरती बनी है सियासी रण की रणनीति का केंद्र। जेडीयू अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। मकसद साफ है, बिहार के कोने कोने से आए ये प्रवक्ता पार्टी की नीति और नीतीश सरकार के 20 साल के विकास कार्यों को जनता तक मजबूती से पहुंचाए। बात है जो 20 साल में मुख्यमंत्री जी का काम रहा है, नीतीश कुमार जी का, उनके काम को जाकर के लोगों के बीच में रखना। और इतना काम है जो शायद वो डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बात रखेंगे तो साल भर भी करेंगे तब भी कम पड़ जाएगा। प्रवक्ताओं को पार्टी की आवाज माना जाता है, इसलिए इन्हें न सिर्फ जवाब देने की रणनीति सिखाई जा रही है, बल्कि टेक्नोलॉजी के जरिए लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, इसकी भी पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है। जेडीयू की टेक्निकल टीम खुद इस काम में लगी है। गांव-गांव तक पहुंचने का अब हम लोग का लक्ष्य है, मोबाइल टू मोबाइल पहुंचने का। तो कैसे हम लोग मोबाइल टू मोबाइल पहुंचेंगे, अपने बातों को कैसे पहुंचाएंगे, जो हमारे विरोधी, जो उनका विरोधी का जो दुष्प्रचार है उसको कैसे उसको रोकेंगे, इन सारी बातों पर हम लोग प्रशिक्षण देंगे। और
जेडीयू ये समझ चुका है कि मंच से दहाड़ने का दौर अब नहीं रहा। अब वक्त है मोबाइल से मतदाताओं तक पहुंचने का, और इसके लिए भी प्रवक्ताओं को तकनीकी तौर पर तैयार किया जा रहा है। नए युवा जो आजकल जो इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर पे जो एक्स पे हैं, उनको भी हम लोग उसके माध्यम से बताना चाहते हैं कि हम लोग अब सजग हैं और हम लोग हमने कमर कस लिया है और 20 से 25 फीट से नीतीश का जो नारा है हम लोग अभी से आज के दिन से आगाज कर दिए हम लोग। अब देखना ये होगा कि चुनावी साल में प्रवक्ताओं को मिली ये ट्रेनिंग और टिप्स जमीनी स्तर पर कितनी असरदार साबित होती है। क्या जेडीयू की ये सिपाही पार्टी के संदेश को घर घर, मोबाइल से मोबाइल तक पहुंचा पाएंगे? न्यूज़ 18 के लिए बोधगया से संवाददाता आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। देखिए, चुनावी साल है तो बैठकों का दौर भी जारी है। पटना में सीएम नीतीश कुमार के आवास पर अहम बैठक हुई। सीएम नीतीश ने बीजेपी कोटे के मंत्रियों और नेताओं के साथ मीटिंग की, जिसमें विधानसभा चुनाव पर चर्चा के साथ ही विभागीय कामकाज की भी समीक्षा हुई। सीएम आवास पर करीब 1 घंटे तक मीटिंग चली। बैठक में बिहार के विकास पर चर्चा की गई। रोजी रोजगार से लेकर कई मुद्दों पर मंथन हुआ। वहीं सरकार की उपलब्धियों की भी समीक्षा हुई है। भारत सरकार माननीय मोदी जी के द्वारा बिहार में नीतीश कुमार द्वारा डेवलपमेंट हो रहे हैं, विकास हो रहे हैं, उसी की चर्चा मात्र हुई जाकर अब विषय नहीं कुछ टास्क भी मिला नहीं चले। अब विकास जो हो रहा है उसको देखना हम लोग को जाकर कि उसको आप प्रचार प्रसार बढ़िया तरीके से जाकर। विधानसभा का चुनाव है तो ऐसे में ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण? अभी तो चुनाव घोषणा हुई नहीं है, काफी समय जाकर के, लेकिन बिहार में बड़े पैमाने पर अभी 50,000 करोड़ का हम लोगों ने कैबिनेट से स्वीकृत किया योजना जाकर के। प्रगति यात्रा माननीय मुख्यमंत्री गए थे और केंद्रीय बजट में देखा आपने लगभग 60,000 करोड़ का पैकेज मिला है बिहार को। इन बातों को चर्चा कर रहे हैं। बिहार में विकास गंगा बह रही है। माननीय मोदी जी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार का डेवलपमेंट हो रहा है उसी चर्चा में। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे खड़गे के बयान और उनके सवाल की। पहलगाम आतंकी हमले पर सभी दलों ने एकजुट होकर जवाब देने का प्रण लिया, लेकिन इस आतंकी हमले पर सियासत लगातार जारी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने ऐसा बयान दिया जिस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने खड़गे को राष्ट्रहित के मुद्दे पर राजनीति न करने की नसीहत दी है। राष्ट्रहित के मुद्दे पर देश में सियासत जारी है। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस सियासत करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगा दिया। खड़गे ने कहा कि सरकार को पहले से खुफिया एजेंसी का अलर्ट था, लेकिन सरकार ने सुरक्षा बलों को इसकी जानकारी नहीं दी। हमले से 3 दिन पहले अलर्ट आया था और पीएम ने अपना कार्यक्रम भी रद्द किया था। हमले के 3 दिन पहले ही वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहां के पुलिस को, वहां के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया? पहलगाम की आतंकी घटना पर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और जेडीयू ने कांग्रेस को नसीहत दी कि राष्ट्रहित के मुद्दे पर कांग्रेस राजनीति करने से बाज आए। उनके नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, राफेल का मजाक उड़ा रहे हैं, उनके मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सांसद जिस तरह से शंका जाहिर कर रहे हैं, इससे लगता है कि इनके लिए राजनीति सर्वोपरि है। कुछ मसले ऐसे होते हैं जिन पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो देश से जुड़ा मामला होता है। अभी पहलगाम में जो हुआ वो सीधे सीधे हमारे देश पे हमला था। विपक्ष अगर हर संभव हमारे साथ खड़ा है तो ये एक स्वच्छ राजनीति की निशानी है, परंतु अगर ऐसे सवाल कर रहा है जिससे कि राजनीतिक बदबू आ रही है तो ये देश के साथ गद्दारी हो जाएगी।
पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ केंद्र सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। केंद्र सरकार के इस कदम के साथ विपक्ष भी खड़ा है। सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने राष्ट्रीय हित के मुद्दे पर सरकार के फैसले के साथ खड़े होने की बात कही। ऐसे में जब सरकार पाकिस्तान को जवाब देने के लिए नए फैसले ले रही है, लगातार रणनीति बना रही है, इस तरह की सियासी बयानबाजी से देश को नुकसान और पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को मदद मिल सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा के साथ पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। तो एक तरफ खरगे ने बयान दिया तो दूसरी तरफ बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने खरगे के बयान पर हमला किया। उन्होंने इसे गैर जिम्मेदाराना हरकत बता दिया। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस तरह के बयान से देश कमजोर होता है। क्या क्या बोल रहे हैं? एक तरफ मीटिंग में कहते हैं कि हम देश के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब जान रहे हैं कि तनाव बढ़ा हुआ है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, तो उस समय प्रधानमंत्री के बारे में ये बोलना कि वो नहीं गए कश्मीर क्योंकि उनको मालूम था हमला होने वाला है, इससे बड़ा कोई गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य हो सकता है क्या? बिहार में चुनाव सर पर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत लगातार मीडिया में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं। निशांत ने पहली बार किसी राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दे पर अपनी राय रखी। निशांत ने कहा कि जातीय गणना केंद्र सरकार का बड़ा और बेहतर फैसला है, जिसे लेकर अब सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजनीति से बचने वाले निशांत अब राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। बिहार का सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा जातीय जनगणना राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। इस पर क्रेडिट देने की होड़ मची है क्योंकि बिहार चुनाव में यह मुद्दा जीत की चाबी है। अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे ने भी अपनी राय रखी। बात है, अच्छा डिसीजन है केंद्र सरकार से। तो पहले भी मेरे पिताजी इसके पक्षधर रहे हैं, इसके हिमायती रहे हैं कि जाति गणना होनी चाहिए। तो फिर 2022 में उन्होंने कैबिनेट से पास कराया कि जाति गणना हुई। निशांत कुमार अब तक राजनीति से दूर ही रहते थे। भले ही अपने पिता के लिए वोट की अपील की, पर किसी सियासी मुद्दे पर बयान देने से बचते थे। पर अब उन्होंने खुलकर जातीय जनगणना का समर्थन किया, जिस पर सियासत भी खूब हो रही है। माननीय निशांत कुमार जी ने जातीय जनगणना के बारे में जो अपना विचार प्रकट किया है वह सारगर्भित है। निशांत कुमार जी, सच और सच्चाई तो ये है कि तेजस्वी जी ने जब आंदोलन और तेजस्वी जी ने जब पटना से दिल्ली तक के पद यात्रा की बात कही तो आपके पिताजी तैयार हुए जातीय गणना के मामले पर। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि निशांत अपनी समाजवादी सोच के साथ अपने पिता की राजनीति का समर्थन करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने ये बयान दिया। केंद्र ने भी अगर मेरे पिताजी के इसी मॉडल पर मुहर लगाई है कि हाँ जातीय जनगणना हम कराएंगे तभी कल्याणकारी योजनाएं आकार ले पाएगी, तो इसको उन्होंने अपने पिताजी के निर्णय के साथ कोरिलेट कर करके केंद्र सरकार को साधुवाद दिया है। केंद्र सरकार को इस कार्य के लिए बधाई। चुनावी साल में निशांत के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या ये नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकारी की पहली सार्वजनिक दस्तक है? फिलहाल बिहार की सियासत में यह बयान चर्चा का केंद्र बना हुआ है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए बात कर लेते हैं मॉक ड्रिल की महातैयारी की। देखिए, पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करवाने का आदेश भी जारी कर चुकी है। बिहार के भी 6 जिलों में मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल को लेकर क्या तैयारी चल रही है बिहार में, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। केंद्र सरकार ने देश के 244 जिलों में मॉक ड्रिल करवाने का आदेश जारी किया है।
बिहार के पटना, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया और बेगूसराय में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना है। बुधवार शाम 7 बजे से 10 मिनट तक ब्लैकआउट होगा। इस दौरान सभी लाइट को बंद करके युद्ध की स्थिति से बचने की तैयारी की जाएगी। पटना में 80 जगह पर सायरन बजेगा। पटना में शाम 7 बजे से 7:10 तक बिजली काट दी जाएगी। फायर ब्रिगेड और थानों की गाड़ियां सायरन बजाएंगी। 6:58 पर सायरन बजेगा और सभी लोग बत्ती बंद कर देंगे। लोगों से पैनिक नहीं होने की अपील की गई है। सड़कों पर चलने वाले लोग भी गाड़ी के लाइट को बंद कर लेंगे। इमरजेंसी सुविधा एम्बुलेंस को इस व्यवस्था से छूट दी जा रही है। मॉक ड्रिल के दौरान युद्ध के दौरान बचाव के तरीके बताए जाएंगे। आम नागरिकों और छात्रों की ट्रेनिंग होगी। करीब 1000 लोग रिहर्सल में शामिल होंगे। पुलिस मुख्यालय की तरफ से नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों के साथ बिहार के सभी जिले के एसपी को अलर्ट जारी किया गया है। जाएगा मॉक ड्रिल के दौरान जो कहीं भी गैप्स पाए जाएंगे, त्रुटियां पाई जाएंगी, उसको निराकृत किया जाएगा। यदि कोई सिविल डिफेंस का जो पूरा हमारा एपरेटस है स्टेट लेवल से लेकर के डाउन टू द विलेज लेवल, जहां कहीं गैप्स पाया जाएगा तो उसकी प्रतिपूर्ति की जाएगी और रिस्पांस देखा जाएगा क्या रिस्पांस है। 7 बजे से 7:10 तक एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की जाएगी। लाइट्स पूरी तरह से सभी ऑफ रहेंगी। कहीं भी लाइट्स बाहर नहीं आए। कहीं अगर कुछ इमरजेंसी है किसी घर में या हॉस्पिटल में कहीं और भी, तो विंडो पर, खिड़की पर मोटा जो पर्दा होता है वो लगा रहे और पूरी तरह से लाइट सब बंद की जाएंगी। तो ये एक जो वार लाइक सिचुएशन होती है उसमें इस प्रकार का रिहर्सल और मॉक ड्रिल सब होता है। होना है तो एक तो पैनिक नहीं करना है किसी को। ये कोई युद्ध का वो माहौल नहीं है अभी, या युद्ध नहीं छिड़ा है, जस्ट एक प्रिपरेशन है। आम नागरिक, हमारे सिटीजन्स जो हैं वो कैसे सहयोग कर सकते हैं सरकार को अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो। पूरे देश में मॉक ड्रिल की महा तैयारी है। 1971 के बाद पहली बार होगा जब देश में सायरन बजेगा और ब्लैकआउट होगा। हालांकि मॉक ड्रिल सिर्फ एक अभ्यास है ताकि अगर आपात स्थिति आए तो देश किसी भी हालात से निपटने के लिए तैयार रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कल के मॉक ड्रिल को लेकर आम लोगों से अपील की है। गिरिराज सिंह ने कहा कि सभी इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लें। चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सब अलर्ट पर रहें। गिरिराज सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने जो हालात पैदा किए, इस परिस्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है, जिसमें बिहार के भी 6 जिले शामिल हैं। पाकिस्तान ने जो हालात तैयार किया है, उस हालात से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल, एक तरह से रिहर्सल होगा 244 जिले का देश का। उसमें बिहार के भी 4 जिले हैं, बेगूसराय, पूर्णिया, कटिहार, पटना। ऐसी स्थिति में कल मेरा आग्रह होगा बेगूसराय के लोगों सहित सभी जिलों के लोगों से कि जो सरकार के द्वारा आयोजित होगा ट्रेनिंग, उसमें सब लोग भाग ले। और चलिए अगली बड़ी खबर आपको दे दें, जो कि बगहा से है। रामनगर में फर्जी एडीएम की गिरफ्तारी की गई है। थाने में जाकर मांग रहा था पुलिस एस्कॉर्ट। शक होने पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और कार पर भारत सरकार और अपर कलेक्टर का बोर्ड लगा हुआ था। युवक की पहचान हो चुकी है। हरिनगर मिल कॉलोनी निवासी जय शंकर झा के रूप में इसकी पहचान की गई है। आरोपी के पास एक फर्जी आई कार्ड और पत्र भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक रामनगर थाना पहुंचकर थाना अध्यक्ष ललन कुमार को खुद को यूपी के लखीमपुर खीरी का एडीएम बताकर और घर जाने के लिए पुलिस एस्कॉर्ट की मांग कर रहा था। बातचीत के दौरान थाना अध्यक्ष को उसके एडीएम होने की बात पर शक हो गया, जिसके बाद उन्होंने इससे संबंधित प्रमाण पत्र की मांग कर दी और इसके बाद युवक ने उनको एक आई कार्ड भी दिखाया, जिस पर उसका नाम और पदनाम एडीएम लिखा हुआ था। आई कार्ड फर्जी
दिखने के बाद पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। थाने में जाकर स्क्वाड की मांग कर रहा था। कार पर भारत सरकार का बोर्ड भी लगा हुआ था। जयशंकर झा नाम बताया जा रहा है। पहचान हो चुकी है और हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है कि आखिर फर्जी तरीके से एडीएम बनकर कितने दिनों तक ये लोगों को झांसा दे रहा था और इसमें मकसद क्या था। और चलिए बात TRE-3 के अभ्यर्थियों की होगी। TRE-3 के अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज की गई। आपको बताएं कि पटना में पुलिस ने एक बार फिर से BPSC TRE-3 के अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसा दी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों को पटना पुलिस ने सड़क पर उस वक्त दौड़ा कर पीटा जब वो CM आवास का घेराव करने पहुंचे। टीचर अभ्यर्थियों की पिटाई के बाद इस पर सियासत भी तेज हो गई है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राजधानी पटना का एक अड़े मार्ग, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सरकारी आवास है। मंगलवार को 7 सर्कुलर रोड एक बार फिर से रणक्षेत्र में तब्दील हो गया जब पटना पुलिस के जवानों ने शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठियां बरसानी शुरू की। कोई सिर पर पांव रखकर जान बचाते हुए भागा तो कोई बेहोश होकर बीच सड़क पर गिर पड़ा। शिक्षक अभ्यर्थियों ने एक बार फिर से TRE-3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर जोरदार हंगामा किया। CM नीतीश कुमार के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। जब अभ्यर्थी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने गर्दनी बाग से आगे बढ़े तो सुरक्षा में तैनात पटना पुलिस के जवानों ने अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पहले तो सुरक्षा बलों ने खाली करने का आदेश दिया और जब कैंडिडेट नहीं माने तो लाठियां भांजनी शुरू कर दी। एक ही मांग है, आपने 87,000 पद पे विज्ञापन जारी किया, 66,000 पद पे आपने रिजल्ट प्रकाशित किया और लास्ट में 51,000 लोगों को आपने नियुक्ति पत्र बांटा। हम ये कहते हैं कि आपने जो 66,000 पद पे रिजल्ट प्रकाशित किया है आप उसी को भरिए। सकता है अगर मुख्यमंत्री जी हम लोगों पे दया करेंगे, उनका ही एक अंतिम है जो वो अगर दया कर देंगे तो हम लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। TRE-3 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे अभ्यर्थी नीतीश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 87,774 पदों पर बहाली निकाली गई थी, लेकिन मात्र 51,000 पदों पर ही पोस्टिंग हो रही है। ऐसे में हजारों सीटें खाली रह गई हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुई लाठीचार्ज के बाद बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। तो उनको हक और अधिकार देने की जगह लाठीचार्ज करके उनके ऊपर अत्याचार करके सरकार उनकी आवाज को दबाना चाहती है। ये लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जा रहे थे मिलने के लिए, इस पर लाठीचार्ज किया गया। क्या यही बिहार की हालत है? आधे नीतीश कुमार जी तो सबसे मिलते थे। लगता है जब से NDA सरकार में भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं तब से आप अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज आपके प्रशासन कर रहा है। शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद विपक्ष नीतीश सरकार पर हमलावर है। एक और सियासत जारी है तो दूसरी ओर शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन। ऐसे में देखना होगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर नीतीश सरकार क्या फैसला लेती है। पटना संवाददाता रजनीश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए कटिहार से आपको एक बड़ी खबर दे दे। JDU विधायक के घर के पास फायरिंग की गई है। MLA विजय सिंह के घर के पास गोलीबारी की गई। फायरिंग में एक शख्स को गोली लगी है। घायल शख्स को अस्पताल भेजा गया है। नगर थाना क्षेत्र की ये घटना बताई जा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। MLA विजय सिंह के घर पर फायरिंग की गई है। घर के पास गोलीबारी की घटना से दहशत का माहौल। शख्स को गोली लगी है। घायल शख्स को अस्पताल भेजने के बाद पूरे मामले की जांच अब पुलिस कर रही है। अलग अलग एंगल से इस मामले को खंगाला जा रहा है। आपको बता दें MLA विजय सिंह के घर के पास गोलीबारी की गई है। तो बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। सीमांचल में एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर हमला कर दिया है। पीके ने कहा कि आरजेडी मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर वोट तो लेती है, लेकिन मुसलमानों के लिए कुछ नहीं करती। पूरे
मुसलमान जिस दुर्दशा में जी रहे हैं वो अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाजपा के डर से रोज जाकर उसी लालटेन में किरासन तेल बनकर जल रहे हैं जिसने 30 वर्ष से आपके लिए कुछ नहीं किया, आपके बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। आप लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते जा रहे हैं, रोशनी कहीं और हो रही है। और आगे बढ़ते हुए पटना से अगली बड़ी खबर आपको दे, 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ की टीम ने इनकी गिरफ्तारी की है। अगमकुआं थाना इलाके से ये गिरफ्तारी की गई है। हथियार के साथ अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। हत्या, रंगदारी, डकैती और गोलीबारी के मामले में ये गिरफ्तारी बहुत अहम मानी जा रही है। और अब बात बिहार के मौसम की करेंगे। देखिए, बिहार में आसमानी आफत यानी कि ठनका से कोहराम मचा हुआ है। 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर इस वक्त हैं। पटना के बख्तियारपुर में ठनका की चपेट में आने से 3 लोगों की जान चली गई। गोपालगंज में एक छात्र की मौत हो गई, जबकि मुजफ्फरपुर में कई मवेशियों की मौत हो चुकी है। बिहटा की बात करें तो यहां से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बिजली गिरने से ताड़ के एक पेड़ में आग लग गई। मौत और बर्बादी की ये 4 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं। और अगली खबर कटिहार से, जहां कटिहार के समेली में दर्दनाक हादसे में पूर्णिया के 8 बारातियों की मौत हो गई है। घटना के बाद परिजनों में चित्कार मचा है। बड़हरा थाने के दिवरा धानी पंचायत में रमेश मंडल के बेटे की शादी की बारात कटिहार जा रही थी और कटिहार में स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर से जा टकराई। इसमें 8 लोगों की घटनास्थल पर जान चली गई, जिसके बाद पूर्णिया में परिजनों ने कोहराम मचा दिया। शादी की खुशी अचानक मातम में बदल गई। और चलिए, सियासत से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको दे देते हैं। सम्राट चौधरी का सोशल मीडिया पर पोस्ट आया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया। पोस्ट के जरिए लालू फैमिली को टारगेट किया है और पोस्ट में लिखा, बिहार को नहीं चाहिए 5.5 सीएम। बिहार को एक मुख्यमंत्री चाहिए, जनता तय करेगी। एक सीएम चाहिए या फिर 5.5 सीएम। देखिए, लालू प्रसाद के परिवार को लेकर ये पोस्ट उन्होंने डाला है और ये पहली बार नहीं जब उन्होंने सीधे तौर पर टारगेट किया है। ये पोस्ट आप देख सकते हैं। एक तरफ उन्होंने देखिए कार्टून के जरिए नीतीश को दिखाया है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि लालू प्रसाद की फैमिली को दिखाया है। और इन्हीं तमाम खबरों के साथ अपना बिहार में बस इतना ही। आगे जोहार